अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराए देते हैं। अबूज़र सलमान न्याज़ी लीगल एक्सपर्ट मेरे साथ शो में मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। राना मुबशर साहब अतर काज़मी हस्बे मामूल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट सियासी फ्रंट पे तो आप देख रहे हैं जो भी एक्टिविटी हो रही है, ड्राई क्लीनिंग, रिसाइकलिंग चल रही है पॉलिटिकल फ्रंट पे, लेकिन लीगल एंड पे जो भी मामलात डेवलप हो रहे हैं वो भी अहमियत के हामिल हैं, खुसूसन जब उसके ऊपर कोई एक राय या कोई एक नुक्ता सामने ना आ रहा हो। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। ये बाकायदा कानून बन गया और हैरत अंगेज तौर पर इस पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने साइन कर दिया। इससे भी बड़ा ट्विस्ट इसमें जो है उस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस पे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर साहब मीडिया पर आए, उन्होंने क्या बात की वो सुनते हैं। इदारे हैं जिसको कि हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, वो अपने अपने दायरा अख्तियार में रहते हैं मैच्योर डेमोक्रेसीज में। ये नहीं होता कि एक अदारा दूसरे अदारे पे चढ़ दौड़े। सबसे ज्यादा जो इस वक्त इशू है मेन, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी। ये पाकिस्तान में तो क्या दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की जो पावर्स हैं, वहां जिक्र सुप्रीम कोर्ट का है, वहां चीफ जस्टिस का नहीं है। हुकूमत तो हरगिज, हुकूमत या पार्लिमान अदलिया के खिलाफ नहीं खड़ी। हुकूमत चाहती है कि अदलिया मजबूत हो और पार्लिमान भी मजबूत हो। जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, नई हुकूमत इन प्लेस नहीं आ जाती, उसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है कि वो 30 दिन के बाद या 60 दिन के या 90 दिन के बाद घर चले जाएंगे। वो तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक नई हुकूमत इंस्टॉल नहीं हो जाती। आपने इनकी बात सुनी, इसमें जो नुक्ता है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की ये बात है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इससे शायद कुछ शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है, लेकिन उन्होंने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा है कि इस एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। तो फिर इस बिल का मकसद, इस एक्ट का मकसद क्या हो सकता है? अबूज़र इस पर रहनुमाई करेंगे। अबूज़र, एक तो ये कहें कि इस बिल का मुमकिन तौर पर बेनिफिशरी कौन हो सकता है और ये जो इससे पहले सस्पेंडेड बिल था उससे कितना मुख्तलिफ है? देखें, जो पिछला आपका बिल था उससे तकरीबन ये 70 to 80% वही बिल है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। तो ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाह रहे हैं वो इनका यही है इस बिल के थ्रू। और जहाँ तक देखें सेक्शन 5 है जो स्कोप बताता है कि अपील का स्कोप कितना होगा इसके अंदर, सॉरी रिव्यू का जी, वो अप्लाई होगा इससे पहले की जो रिव्यू जो जजमेंट आ चुकी है 184(3) के नीचे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के नीचे, उसका भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन पहले जो रिव्यू फाइल होता था वो उसका नैरो स्कोप होता था, लेकिन अब वाइडर स्कोप होगा, उतना होगा जितना एक अपील का होता है। लेकिन इसमें साथ ये बहुत सारे लोगों की, मैं अभी ट्विटर पे भी कमेंट्री पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से किसी ने इसको सही तरह पढ़ा नहीं है या समझ नहीं आया। इसका इतलाक जो है वो ना मियां नवाज शरीफ के केस पे होगा और ना इसका इतलाक जहांगीर तरीन या और भी लोग जो 62(1)(f) के नीचे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वो 63 के नीचे हुए हैं कंटेम्प्ट के नीचे। खैर वो भी इसमें आ सकता है। सो जो लोग इसके नीचे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये लोग अपना रिव्यू एक्सरसाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस वजह से ये इसके अंदर फॉल ना करेंगे। अब वो कब करते फॉल? अगर जजमेंट 60 दिन के लिमिट में आई होती, लिमिटेशन में, और उन्होंने रिव्यू अभी फाइल ना किया होता और वो डिसमिस ना हुआ होता। सो इसका मेरे ख्याल से अगर कोई केस इसके अंदर फॉल करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो 14 तारीख वाला इलेक्शन का ऑर्डर हुआ है वो इसके अंदर फॉल करेगा। और ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो रिव्यू का स्कोप जो है वो अपील के स्टेज पे पहुंचेगा। मैं आपको फ़र्क बता दूं, रिव्यू और अपील में फ़र्क क्या होता है। रिव्यू का मकसद होता है कि जिस शख्स ने कोई फैसला किया है आप उसी के पास दोबारा जाएं, उसको कहें कि आपने ये बहुत फाश गलती कर दी है, एक ऐसा एरर है जो फ्लोटिंग ऑन द रिकॉर्ड है, लीगल या फैक्चुअल, इस वजह से काइंडली इसको जरा दोबारा देख लें, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन गया जी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये, और अपील क्या होता है कि अपील आप एक एपेलेट फोरम में करते हो। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट है, उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, फिर आप उनको कहते हैं जो नीचे वालों ने फैसला किया है वो कानून के मुताबिक नहीं है, वो गलत है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये रिव्यू कह रहे हैं कि एक लार्जर बेंच में जाएगा, लेकिन रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिव्यू तो उसी ने करना है जो पहले फैसला कर चुका है। सो आप ये अपील का राइट क्रिएट करें, सिर्फ नाम नहीं लिखा आपने, लेकिन आपका मकसद वही है कि आप अपील प्रोवाइड कर रहे हैं एक लार्जर बेंच के पास।
तो इस वजह से पिछले कानून में भी इन्होंने अपील का राइट क्रिएट किया था जो सस्पेंड हो चुका है। तो मुझे भी इसका फेट अगर ये कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली होगा चैलेंज, तो इसको ये सस्पेंड ही होना, ये कानून भी जिसका पुराने का जो फेट हुआ इसका भी यही होगा। देखें फ़र्क है, अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो ये अब जो इफेक्ट है इसका ये है कि इन्होंने आइन में तरमीम कर दिया है इस सिंपल लेजिस्लेशन से, वो आप नहीं कर सकते। अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इन द बोथ द हाउसेस। सो एक सिंपल लेजिस्लेशन से यू कैन नॉट ओवरराइड एन एक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको पूरी आइनी तरमीम चाहिए अगर आपने करना है, अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ होना चाहिए राइट ऑफ अपील या राइट ऑफ रिव्यू, लेकिन जो भी करना है आपने विद लार्जर स्कोप जो भी चाहिए आपको उसके लिए आपके आइन के अंदर तरमीम करने की जरूरत है। सिंपल लेजिस्लेशन से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल को सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, एक ही चीज देखेंगी, क्या ये लेजिस्लेशन आइन पाकिस्तान के साथ तसादुम में है कि नहीं है। अगर वो तसादुम में है तो सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह जिस तरह कानून स्ट्राइक डाउन कर चुकी है माजी में भी और अभी फिलहाल एक सस्पेंड किया हुआ है, तो ये इसका फिर मुझे जो मुस्तकबिल है वो यही नजर आ रहा है कि इसने भी लॉजिकल कंक्लूजन इसकी यही है कि इसने डस्टबिन में जाना है। अच्छा, लेकिन 14 मई के सिलसिले में रिव्यू टारगेट क्यों हो सकता है आपके? क्योंकि वो देखें वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब ये स्वाबदीद है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कंटेम्प्ट लगानी कि नहीं लगानी। अच्छा, क्योंकि उनके हाथ में तलवार है जो उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से उसके अंदर रखी हुई है। जो टू लेट फॉर द कंटेम्प्ट? नहीं, ऑर्डर तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। कंटेम्प्ट हो सकती है, आज करें कल करें जब भी सुने कर सकते हैं। तो ये चाह रहे हैं कि वो ऑर्डर किसी तरह रिव्यू हो जाए। अच्छा। और उस पर डेट एक्सटेंड हो जाए ताकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच जाए। मकसद ये है इसका। इस वजह से रिव्यू शायद कोई नई डेट लाना चाह रहे हो बहुत सारे लोग मिलके कि नई डेट आ जाए, पिछली वाली चली जाए, पीछे डस्टबिन में चली जाए, तो मकसद ये है। लेकिन उससे पहले अगर ये कानून सस्पेंड हो जाता है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि इसका ऑपरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका एनालिसिस लीगल फ्रंट पे। अच्छा, वैसे राना साहब आप देखते हैं इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सदर आरिफ अलवी की तरफ से? उन्होंने इससे पहले वो जो भी बिल जाता था उसको वापस कर देते थे, इस पर उन्होंने बिला चूचरा सिग्नेचर कर दिए। लोग कयासराइयाँ कर रहे हैं कि शायद बैक एंड पे कोई ग्रैंड डील चल रही है जिसकी वजह से उन्होंने बड़े आराम से साइन कर दिए। आरिफ अलवी साहब जो है ना जी, वो बड़े तहम्मुल मिजाज से चलते हैं, बड़े तरीके से चलते हैं चीज़ों को लेके, और कोई एग्रेसिव एटीट्यूड उनका ऐसा होता नहीं है। जैसे आप कह रही है ना, वापस भेज दिया कई चीज़ें उन्होंने, कई बिल वापस भेज दिए उन्होंने, उसमें उन्होंने उसके प्रोज एंड कॉन्स अपनी लीगल टीम के साथ उन्होंने बिल्कुल चेक किए, उसको दोबारा उन्होंने रिव्यू भी किया, डबल चेक करते रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने मशवरे भी किए। लीगल टीम तो अलग है, उसके साथ मशवरे भी किए उन्होंने, जो पॉलिटिकल साइड पे मशवरों की जरूरत थी वो भी करते रहे हैं वो। बट नाउ जो आप बात कह रही हैं कि जनाब बैक एंड पे कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या नहीं चल रही है, आई पर्सनली थिंक कि बड़े एग्रेसिव तरीके से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और उसमें आरिफ अलवी साहब इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पीटीआई वालों को पसंद ना आए, लेकिन इस वक्त के हिसाब से इन्वायरमेंट जो बनी हुई है उसके हिसाब से आरिफ अलवी साहब एक बड़ी समझदारी का सबूत दे रहे हैं। और पीटीआई को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ पीटीआई के लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, अगर उनको सामने लाया गया तो वो उनको अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त शेप अप हुई है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसके मुताबिक जो भी छोटा सा रास्ता है पीटीआई के लिए, बेसिकली तो पीटीआई के प्रेसिडेंट है ना वो, सो बेसिकली जो छोटा सा रास्ता रह गया है उसमें से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, और कोई हार्ड और रिजिड एटीट्यूड नहीं अपना रहे। सो I would say that there would be another day to fall back, and there will be another day to hit back. Probably उस स्ट्रेटजी पे वो चल रहे हैं। अभी कॉम्प्रोमाइजेज हो रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइजेज में आरिफ अलवी साहब बड़ी समझदारी से अपना रास्ता छोटा सा जो है उसमें अपना रास्ता बना रहे हैं जी। ठीक है, वो अपनी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें अतर हमने ये देखा कि जो भी केस या जो भी हुकूमत का इकदाम होता है उसके पैरेलल एक सिस्टम चलता है। अब जैसे ऑडियो कमीशन बनाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन सामने आई, उसके बाद हमने कमीशन का हाल भी देख लिया, और आज ये जो हुआ है, जो कानून बन गया है, इसके बाद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी कोई एक्शन ले सकती है या कोई दरखास्त आ सकती है। मीनवाइल इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा कि अब अदलिया ताकतवर के सामने खड़े रहने के काबिल है, यानी वो अदलिया को ही एड्रेस करें ना, वे प्रोवोक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट भी प्रीएम्प्ट करके कर रही है कि मुतनाज़े बनाना ही मकसद है और वो मुतनाज़े अदालत हो रही है, अदलिया हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी पैरेलली चल रही है। देखिए, जहां तक मुतनाज़ा बनाने का ताल्लुक है, आप गुज़िश्ता चंद माह से हुकूमत के बयान देख लें। आज आप इरफान कादर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, क्या उसमें अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश थी या अदलिया को किसी तनाज़े से दूर रखने की कोशिश थी? अदलिया के हवाले से तो हुकूमत का बिल्कुल मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो एक तरह से अदालतों को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे कुछ भी मतवाज़ी नहीं चल रहा। अगर कोई चीज़ मतवाज़ी चल रही है तो वो इस वक्त निज़ाम के अंदर जिस तरीके से हुकूमत चला रहे हैं, इसलिए कि एक तरफ आपका आइन है, दूसरी तरफ इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो हैं। आइन कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं, लेकिन दूसरी तरफ मुतवाज़ी आपकी 2 निगरान हुकूमतें चल रही हैं। उनका इस वक्त लीगल स्टेटस क्या है, क्या आइन इसकी इजाज़त देता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी तरह आप वफाक के अंदर देख लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अदालत का फैसला आ चुका है, अदालत ने कहा है आपने इलेक्शंस करवाने हैं, अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो, कानूनी तौर पे मसाइल ना हो, कानून साजी हो रही है। जिस तरह कहा गया कि सदर ममलिकत ने भी इस बिल के ऊपर कोई देर नहीं की गई, देर नहीं की और फौरन ये बिल जो है उन्होंने भेज दिया आगे। जो राना साहब के पास भी बड़ी खबरें होती हैं, मेरे पास भी खबर है कि वो सदर ममलिकत को उनकी अहलिया कह के गई थी कि इस दफा कोई बिल लेट ना करना, पर वो बिजली का बिल कह के गई थी, तो उनको नहीं पता था कि ये वाला बिल है। इन्होंने ये बिल भी लेट नहीं की, तो उन्होंने फौरन पास कर दिया। तो मेरे ख्याल में शायद उस चक्कर में कहीं सदर ममलिकत ने ये पास कर दिया इतनी जल्दी। लेकिन ये तो एक लाइटर नोट पे है। इन सबको सोचने की जरूरत है कि ये बिल खेलना, आइन के साथ खेलना, सियासत करना, ये देखें इस तरीके से आप अगर मुल्क की हालत देखें कि आज आपके वजीर खजाना जो हैं उन्होंने कौम को ये बताया कि मौशी तरक्की का नया मेयार ये है कि हम दिवालिया नहीं हुए, हम दिवालिया नहीं हुए, ये मौशी तरक्की का नया मेयार है। और उसके क्वेश्चन करने के ऊपर वो गुस्से में आ गए कि जनाब आप हम जो है वो IMF से डील क्यों नहीं हुई और मुश्किल हालात में इकॉनमी संभाली थी और इकॉनमी सही नहीं चल रही। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। ये लोग आए थे इकॉनमी को ठीक करने के लिए, ये नई कानून साजी करने के लिए नहीं आए थे कि रोज नई कानून साजी करेंगे, रोज नया बिल आएगा। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, क्या ये महंगाई कम कर सके? क्या उस हवाले से आवाम को ये कोई रिलीफ दे सके? तो जिस तरह आज वजीर खजाना साहब ने गुस्से का इजहार किया, पाकिस्तान के अवाम, हम लोग तो कमजोर हैं, लेकिन वो अपने गुस्से का जो थोड़ा बहुत इजहार करेंगे वो इलेक्शंस में करेंगे, और इसी वजह से इलेक्शंस का खौफ है, इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है इसहाक डार साहब, रिपोर्टर की बात पे तो गुस्से में आ गए, लेकिन अगर इस वक्त इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात की हामी भर रहा है और कोई मार्जिन दे रहा है ना, वो इसहाक डार साहब ही हैं। बाकी सब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बंद। अच्छा देखिए, उन्होंने उसको, इसहाक डार साहब ने आतिफ मियां साहब को कहा है कि तुमने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई हैं, तुम्हें नहीं पता मुल्क कैसे चलाना है, इकॉनमी कैसे चलानी है। मुझे प्रैक्टिकल पता है कि किस तरह मुल्क की इकॉनमी चलानी है। आतिफ मियां साहब को तो इमरान खान साहब ने भी रद्द कर दिया था ना। अब देखें ना, तो चॉइस क्या है ना, देखिए रीजंस पता है। अब उसकी डिटेल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे। जनरल साहब इतनी देर खामोश, इतनी खामोशी वैसे जनरल साहब आपकी वो खौफनाक भी हो सकती है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, बदनीयती देख रहे हैं आप इसके पस मंज़र में? क्योंकि इससे फ़ायदा उन दोनों को नहीं हो रहा जिसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड की जा रही थी, पहले एहतसाब फिर इंतखाब की बात की जा रही थी, और इसमें आरिफ अलवी साहब भी बाल की तरह निकल गए। शायद वो ये समझते हैं कि वैसे ही डॉट बॉल होनी है आगे जाके, तो मैं क्यों इसमें विलन बनूं? क्या देखते हैं आप? एक तो राना साहब से मुझे इख्तिलाफ है। अलवी साहब PTI के प्रेसिडेंट नहीं हैं, PTI पार्टी में ज़रूर थे, प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान के। तो मेरे तो क्योंकि वो कमांडर इन चीफ भी हैं, तो इसलिए मैं चाहता कि तस्दीक हो जाए। दूसरा, जहाँ तक इसहाक डार साहब की बात का ताल्लुक है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने और मैं पूरी तरह उनसे एग्री करता हूँ। और मैं जो इरफान कादर साहब ने कहा, मैं उनसे भी पूरी तरह एग्री करता हूँ कि कोई इसमें बदनीयती शामिल नहीं है, और उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर वहाँ पे ले जाएं जहाँ पे कोई इस पर उंगली उठा ना सके। बदकिस्मती ये है कि मैं तो मान गया हूँ, लेकिन क्या हकीकत भी ऑन ग्राउंड यही है? जहाँ इकॉनमी का ताल्लुक है, डॉलर साहब इस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, जिस तेज़ी से पाकिस्तान नीचे जा रहा है, उसी तेज़ी से डॉलर भी हमारे ऊपर जा रहा है। अच्छा, डॉलर साहब का मुझे लगा डार साहब कह रहे हैं। जी, वो मैं देखिए मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे वज़ीर ख़ज़ाना है जी। और जहाँ तक ये कीड़े मकोड़ों का ताल्लुक है, 25-30 करोड़ का क्या फ़र्क पड़ता है? आधे मर जाएं तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो इस चीज़ का एहसास नहीं है। और वैसे भी क्या करने इतने सारे अवाम पाकिस्तान के फ़ायदे में तो है ही नहीं, जितने कम होंगे उतना कम मसला बनेगा।
आइन और कानून की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम माशाल्लाह हम जो डिक्लेयर जो कर दिया है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। हालांकि अगर मैं थोड़ा बहुत भी आइन को समझा हूँ, कानून को समझा हूँ, नॉट एज मच एज अबूजर या दूसरे, लेकिन जब एक दफ़ा आपकी असम्बली बन गई, सुप्रीम कोर्ट वजूद में आ गई, आइन नाफिज अमल हो गया, तो फिर जो आइन की तशरीह का काम इरफान कादर साहब का ये मेरा नहीं है। हम तो राय तो कर सकते हैं और दे भी सकते हैं, जैसा भी कादर साहब ने बड़े खूबसूरती से कहा कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन के बाद जो है केयर टेकर गवर्नमेंट घर चली जाएगी। ये ज़रूर लिखा हुआ है कि इंतखाब हो जाएंगे। इंतखाब अगर नहीं हुए तो क्यों जाए घर? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, घर उसको रहना चाहिए। मेरे ख्याल को भी पक्के रहने चाहिए, क्योंकि इंतखाब होंगे नहीं, पक्का रहे उसको। हमें समझ नहीं आती कि हम कर क्या रहे अपने साथ। और गॉड से अगर 90 दिन में हुकूमत, बात यह है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है तो वो क्यों लाजमी है? अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? हमने आइन को एक मजाक बना के रख दिया। कानून का मजाक तो आप सुबह से शाम देख ही रहे हैं जो हो रहा है हमारे साथ। देखिए, जब तक एक इज्तिमाई तौर पर जो इज्तिमाई दानिश जो हमारी नेशनल असम्बली में होनी चाहिए वो अमल में नहीं आएगी, हम खैर सोचना भाई कहना एक ब्लास्फेमी ना हो जाए कि सोचना पड़ेगा। और थिंकिंग हेड्स विल हैव टू गेट टुगेदर टू थिंक कि जो कुछ हम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, क़वानीन के साथ, जो कुछ ये चल रहा है, ये क्या चलता रहा तो पाकिस्तान ऑलरेडी नीचे जा रहा है। खुदा खास्ता रहम करे, पाकिस्तान को कहाँ जाके छोड़ेंगे? ये सोच है किसी जगह? भाई मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये सोच कहीं नहीं है। कानून बनते हैं पर्सनल स्पेसिफिक, आइन में तरमीम होती हैं एक पर्टिकुलरली इंसिडेंट स्पेसिफिक। आइन को जितना पामाल इस पीडीएम के साथ जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने किया है, मैं नहीं समझता कि शौर ने की। बार बार मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि लोगों को याद रहे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। जब मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई 3 नवंबर 2007 को, 2010 में आइनी तरमीम हुई, 18वीं जो तरमीम हमने की जो 20 में, उस तरमीम में वहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया कि हेल्ड इन अबेंस, ये भी इसमें शामिल होगा आर्टिकल 6 में। अब 2010 में, और इसको उन्होंने कोई जो प्रीवियस कवर भी नहीं दिया जी। उसके बावजूद उस वक्त चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया और हुकूमत ने फ़ौरन, आज तो हर चीज़ पे इनको एतराज़ है, उस वक्त फ़ौरन अमल किया। और पिंडी में इंतहाई खौफनाक हादसा हुआ था 10 मुहर्रम को। उससे अगले दिन हमारे जो हुकूमत थी उन्होंने जनरल मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 पे केस कर दिया और केस चला। बाद में इरफान कादर साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, ये बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने फिर बात की बात कही, ये कैसे हो कैसे सकता है। बहरहाल जो भी हो, मैं कहने का मकसद ये है कि आइन की सिलेक्टिव एप्लीकेशन, कानून की सिलेक्टिव एप्लीकेशन, और फिर जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं, ये अगर आज जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, आपका क्या ख्याल है यहाँ ये रुक जाएगा? पीटीआई टूट जाएगी, बिखर जाएगी सारी। लेकिन पीटीआई या इमरान खान साहब नहीं होंगे सीन पे। वो ये बताइए कि जो सोच आ गई है बीच में, हम इस पर गौर कर रहे हैं क्या? बहसीत कौम, ठीक है, ओलिगार्की, एक जो जद्दी पुश्ती सियासत, उसका खात्मा बहुत करीब पहुंच चुका हुआ है। अवाम ये बात समझ चुके हैं, नंबर 1। अब जो भी हम कर लें इसको, ये टाइम लगेगा, शायद एक टर्म लगे, दूसरी टर्म लगे, लेकिन ये दिस सिस्टम इज़ नॉट टेनेबल इन पाकिस्तान। इसको हमें समझना पड़ेगा। जब तक हमारे बाब इख्तियार सियासतदान इसको नहीं समझेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुकी हुई है पाकिस्तान के साथ बेहतरी की तरफ, बजाय उसको जाने के इंडिविजुअली अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, नुकसान उनका होगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा तबसरा जी है। ये जनरल साहब एक बात कह रहे थे कि पार्लियामान की ना लिमिट्स होती हैं कानून बनाने की, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इसमें देखें अगर कल को पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल एक कानून बना देता है कि जितने फेडरल सेक्रेटरीज हैं रिटायर्ड, या जितने रिटायर्ड जनरल्स हैं या जजेस हैं, इन सब की हम पेंशन बंद कर रहे हैं, क्या ये कानून बन सकता है? नहीं बन सकता ना, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। प्लस अगर कह रहे हैं जिस तरह अख्तर साहब ने सब शर्ट पहनी हुई, सब शर्ट वाले सारे लोगों को डिटेंशन ऑर्डर में बंद कर दो, या व्हाइट शर्ट वाले को कर दो, व्हाइट शर्ट वाले को कर दो, राणा साहब को। पार्लियामेंट की लिमिट्स होती हैं, वो आइन ने जो लिमिट्स दी हुई है उसके अंदर रह के कानून, यही मैं कह रहा हूँ। ये बाहर जाके करेंगे तो कोर्ट का काम इसको पे स्ट्राइक डाउन करना। अगर पीडीएम की गवर्नमेंट कहेगी पैसे बंद कर दो तो वो ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है। इसी बहस सलमान साहब, आप जरा मिसाल पे थोड़ी नजरसानी करेंगे। आजकल हालत पतली है, जरा ख्याल करेंगे। हम अपील करेंगे। हमारे तो चीफ जस्टिस ये रिव्यू में चले जाएंगे। अब तो उसका स्कोप भी बढ़ गया है, अतर के लिए हम रिव्यू कर देंगे। चले ये जो 4 रुकनी बेंच है, इसी के सामने मजीद मामला करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ऑडियो कमीशन पे जो डेवलपमेंट हुई, अब मुझे अबू सर आपसे ये जानना है कि उस पर जो भी रिमार्क्स जस्टिस काजी फायजीसा के सामने आए, ये केस आगे चल के क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है मुमकिन तौर पर, और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? ज़ाहिर कमीशन उन्होंने तश्कील दिया था। देखें, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन जो होता है वो यही होता है कि अटॉर्नी जनरल के थ्रू केस लाएं, क्योंकि अभी कमीशन फर्दर कार्रवाई तो नहीं कर सकता, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और फिर कमीशन ने खुद भी कहा है हम फर्दर नहीं करेंगे। जहाँ तक रिमार्क्स के काजी साहब के बात है, देखें मुझे इनकी थोड़ी इतनी समझ नहीं आ रही, क्योंकि व्हाट ही सेड वाज टोटली इररिलेवेंट और साथ उन्होंने जो अपने केस में प्ली ली हुई थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और यहाँ पे उनके रिमार्क्स बिल्कुल डिफरेंट थे। इररिलेवेंट एग्जांपल दी कि कहीं चोरी हो रही हो, डाका पड़ रहा हो, तो वहाँ पे स्पाइंग हो रही होगी तो उसके लिए ज़रूरत होगी, लेकिन ये इशू नहीं था। यहाँ पे इशू ये था कि एक शख्स है, वो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो बात कर रहा है, और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, उसकी लीगल स्ट्रैटेजी हो, जो भी हो, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको नहीं पता वो पहले ये बात करेगा कि आप कहें कि कोई दहशत गर्दी की प्लानिंग कर रहा था या कोई टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। वो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, ठीक है। प्राइवेट में आपको पता है आप बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो आप पब्लिक में नहीं कर सकते जी। तो आपकी प्राइवेसी जो टेलीफोन कॉल होती है, इसको जो दुनिया में जो कानून बनते हैं या कानून की तशरीह होती है, वो कहते हैं ये टेलीफोन कॉल पे बात करना भी आपके घर की तरह चार दीवारी के अंदर आता है। तो दैट इज़ योर प्राइवेसी। अगर आप किसी की कॉल इंटरफेयर कर रहे हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये आपका जो आर्टिकल 14 है, राइट टू प्राइवेसी, और साथ उसकी डिग्निटी भी है, उसकी क्लियर वायलेशन है। तो इस वजह से कादी साहब को सबसे पहला सवाल जो, अगर उन्होंने कमीशन में बैठ भी गए थे, वो उनको ये करना चाहिए था, आपके पास ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ से आई, किसने रिकॉर्ड की, किसने टैप किया। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं कि आपने विदाउट परमिशन, विदाउट वारंट जो है किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और प्लस वो मैंने आपको कंडीशंस पहले बहुत दफ़ा बताई हैं कि जिसने रिकॉर्ड की वो सामने आए, बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो आप ऐसी चीज़ को एडमिसिबिलिटी स्टेज पे नहीं लेके जा सकते। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग है, उन्होंने पहला सवाल यही किया कि TORs में आपने ये क्यों नहीं लिखा कि ये किसने रिकॉर्ड की और क्या कोर्ट की परमिशन से रिकॉर्ड किए कि नहीं। तो डू यू सी कि वो पेश हो सकते हैं 5 रुकनी बेंच के सामने, जस्टिस काजी फायजीसा खुद ही नहीं, ये उनका केस नहीं है ना, इसमें उनका कोई राइट इन्वॉल्वड है। रिमार्क्स उन्होंने दिए, देखिए वो रिमार्क्स तो आपको पता है वो हमेशा से देते हैं रिमार्क्स, ही इज नोन फॉर दैट। लेकिन एक इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप जज अपॉइंट नहीं कर सकते किसी कमीशन के विदाउट परमिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मिसाल भी दी ना, कमीशंस जो माजी में बने हैं वो सब चीफ जस्टिस की इजाजत से बने, लेकिन गवर्नमेंट की जो प्ली है इसमें कि वो खुद ही क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखिए, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना भी हो तो आप चीफ जस्टिस ने क्या, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि 17 जज हैं या 15 जज हैं, उसमें से 3 जजेस को किसी को अपॉइंट करेंगे और 3 किसी और को करेंगे, तो क्या आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये जो है ये चीफ साहब की फेवर में जाएंगे और ये उनके अगेंस्ट जाएंगे? ऑल आर इक्वल। चीफ जस्टिस ने आज ये कहा है कि और जजेस भी कर सकते हैं ये काम, इसका मतलब है नया कमीशन बनाएंगे। और बिल्कुल आप कंसल्टेशन करें। देखें, जब भी अपॉइंटमेंट होती है मुल्क के अंदर, ये सर्विस ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट हो, आपके कॉम्पिटिशन एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट हो, कोई ऐसी बॉडी जिसने जुडिशल फंक्शंस या कॉजाई जुडिशल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जब भी उसमें अपॉइंटमेंट होती है, आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं कि देयर मस्ट बी कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वेरी राइट, ठीक है। और इफ देयर इज एंड दैट कंसल्टेशन इज बाइंडिंग, इफ देयर इज नो कंसल्टेशन, वो अपॉइंटमेंट इलीगल होगी, शुड गो बाय द बुक। जी बिल्कुल। हां, लेकिन ये एक और नुक्ता भी बड़ा अहम है, लेकिन जुनेद साहब, यू वांट टू ऐड ऑन? मैं जस्ट वांट टू ऐड फॉर द इन्फॉर्मेशन, लोग भूल जाते हैं ना चीज़ें। निक्सन अमेरिका का बहुत मजबूत, तो मैं समझता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी शायद उससे बेहतर प्रेसिडेंट पाकिस्तान अमेरिका ने नहीं देखा। उनको क्या मसला पर क्या बना था, उन्होंने वायर टैपिंग की थी और टैपिंग की थी इलेक्शन के हालात मालूम करने के लिए। ही हैड टू लीव द प्रेसिडेंसी, रिजाइन। ये इस कदर सीरियस जुर्म है दुनिया की नज़रों में। बहरहाल जब अगर काजी साहब ने फरमाया तो ठीक फरमाया होगा। उसे कि वो अच्छा, सबसे ज्यादा जो ऑडियो लीक की जरूरत या ऑडियो की जरूरत पेश आई वो तब जब 12:15 बजे राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। उन्होंने कहा एक ऑडियो इंटरसेप्ट हुई है, फोन कॉल। मेरा ख्याल है कौम सबसे ज्यादा मुश्ताक थी वो सुनने की। राना साहब तो वजीर दाखिला वो सुनाते। वो मैं कह रहा हूँ कि हैरान कुन बात यह है कि वजीर दाखिला है पाकिस्तान की, वो जब बैठते हैं वहाँ पे तो उनकी आवाज़ पाकिस्तान में पूरी दुनिया सुनती है और इम्प्रेशन जाता है कि बात क्या कर रहे हैं ये। When you say something like that, उसके बाद जो तूफान उठा उसका कोई जवाब नहीं दिया अभी तक वो उस पर क्लैरिटी ही नहीं आई। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन तो यहाँ आके फिर अवाम का, देखिए कहीं टेररिस्ट अटैक अगर हो रहा है
तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज की ऐसी सिचुएशन में उस एरिया में वो टैपिंग करें जो भी करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप यू हैव टू इंश्योर कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कॉम्प्रोमाइज ना हो। दो चीजें इसमें, एक और चीज भी आई डोंट नो ही कैन क्लैरिफाई। एक तो आपका बैटल जोन है ना, बैटल जोन में सच काइंड नेसेसिटीज डोंट अप्लाई, लेकिन जब आपका एक मतलब पीसफुल एरिया है, पाकिस्तान है, सेटल एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे जब करना शुरू कर देंगे तो कौन शहरी महफूज है, ये बताइए ना मुझे। You are treating your citizens as enemies of the state. Yes. If you are recording everyone indiscriminately. और फिर वो अनसर्टेनिटी और ज्यादा हो जाती है। बहरहाल इस अनसर्टेनिटी में इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो मुज़ाकरात की कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आमादा नहीं है पीडीएम खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। फैसल वावडा साहब जो माजी में इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं वो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स पीडीएम के लिए कुछ फरमा रहे हैं, वो सुने। किस्म का कोई भी अगर आपके घर के चार दीवारी भी गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम हर चीज को कंडेम करते हैं। हमारे जो पीडीएम, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी अफसोस है, उनको भी तकलीफ है, तो मैं ये बात हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ। तो कभी मेमो गेट का स्कैंडल ना होता, कभी डॉन लीक्स ना होते, तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। जनरल साहब ने वाटर गेट याद करवाया, इन्होंने मेमो गेट याद करवा दिया। बहरहाल उन्होंने बताया कि इतने सगे ये भी नहीं हैं जो आज किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। राना साहब, इमरान खान साहब ने कमेटी तश्कील दे दी है, कमेटी के नामों के हवाले से भी अभी चल रही हैं बातें मीडिया में। इसका मैंडेट क्या होगा, किससे मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि चाबी तो फेंक दी गई है फैसल वावडा साहब के बकौल। देखिए, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का टाइम गुजर गया है। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और टाइमिंग में हर चीज़ वक्त पे की जाए तो वो बड़ा उसका कोई रिजल्ट भी निकल आता है। बट आई पर्सनली थिंक कि अभी वाकई ही मुज़ाकरात के लिए बहुत लेट हो चुका है काम, और इस वक्त खान साहब को देखा ऐसे जा रहा है, गो इसमें हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त खान साहब को ऐसे देखा जा रहा है कि प्रॉबली वो आइसोलेट होकर रह गए, और उनके जो लेफ्ट राइट जो उनके करता धरता लोग थे वो आगे पीछे हो गए। सो बट देन अगेन वो उनका राइट है, ठीक है, जितने लोग छोड़ के गए, जिस भी वजह से छोड़ के गए, उनको मेरे ख्याल में उनको अपना डिसीजन लेने दें। वो अपना जो डिसीजन लेना चाहते हैं उस पर हमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बट देन अगेन इस वक्त मुज़ाकरात के लिए ऐसे नज़र आता है जैसे खान साहब एक वीक विकेट पे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सो वो इस वक्त पीडीएम वाले जो है वो इस वक्त शेर हुए हुए हैं, दलेर हुए हुए हैं कि जनाब इमरान खान आइसोलेट होकर रह गया है, और इमरान खान के पास प्रॉबली वो पावर नहीं है जो पहले थी आज से कुछ हफ्ते पहले। तो इसलिए वो उनको पीडीएम वाले इस तरीके से उसको इमरान खान साहब की जो सजेशन है उसको इस तरीके से अच्छा, बड़ी मानीखेज डेवलपमेंट्स हो रही है। राना साहब ऐड कर लें इसमें प्लीज, माजरत आपकी बात मैंने काटी। अलीम खान साहब जहांगीर तरीन साहब से मिल रहे हैं, नई पार्टी आ रही है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रीम में। दूसरी तरफ बाबर अवान साहब लंदन यात्रा पे पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान कहाँ हैं, ये क्या चल रहा है राना साहब? मौलाना साहब तो मेरे ख्याल में थाईलैंड में बैठे हुए हैं, लेकिन वो थाईलैंड में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अतर काज़मी को पता होगा। लेकिन हम इधर तो बैठ के थाईलैंड का कैसे जाके पता करेंगे वहाँ पे मौलाना साहब क्या कर रहे हैं। और लेकिन एनीवेज पार्टी का नाम जो है उसके आगे पीछे मेरे ख्याल में जिना कोई नाम है उसका, जो होगा या आगे जिना होगा या पीछे जिना या एनीवेज जो भी नाम रखना है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई जिना या कायद आजम आगे पीछे है, कायद इस तरह का कोई जिक्र है उसमें। बस आगे पीछे मुस्लिम लीग जिना नाम है, मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं। मेरे अल्लाह ताला रहम करे, कायद आजम को और जिना को तो माफ करें, बाकी जो करते रहे। हाँ, क्या ख्याल है जनरल साहब, क्या नाम होना चाहिए आपके? नहीं बिल्कुल नहीं, नाम है जी, नाम है वो मतलब इंतखाबी निशान तो जुम्मा नहीं 10 नंबर नहीं डंडा सोटा होगा, लेकिन वो देन अगेन अभी नहीं, अभी उस टाइम वो वक्त नहीं आया डंडा सोटा का। डंडा सोटा का टाइम अब गुजर गया है। राना साहब क्या हो गया आपको? राना साहब चल तो रहा है, शायद आप तक नहीं आया इसलिए आप ये कह रहे हैं। आप अंदर से पूछें प्लीज। राना साहब हैं, ख्याल करिए। हाँ नहीं सर, हाथ हल्का रखा जनरल साहब की करा, हाथ हल्का रख लवा की करा दोस्तों, जिस तरह तुसी कहोगे मैं उस तरह कर लेना। चले नहीं, ये रास्ते में रुका है, रास्ते में ट्रांजिट था अतर का,
और मेरे ख्याल में बैंकॉक में ट्रांजिट था। ये अतर वो बात जो है अपना फजलुर रहमान साहब वाली जो यहाँ पे खबरें चल रही हैं कि वहाँ पे हैं, वो अतर को पता होगा साहब, वो अतर काज़मी है, वो शेन वॉन नहीं है कि उन्हें पता होगा कि थाईलैंड में मौलाना साहब क्या कर रहे हैं। अभी अतर आपसे पूछ लेते हैं। शेन वॉन आपको कैसे पता है शेन वॉन नहीं है? आप नहीं, वो एक डिसेप्शन चला रहा है। नहीं, वो ऐसी मुंह भोला सा मुंह बना के अतर साहब, आप अपना अक्स अतर में बिल्कुल मत देखें। लेकिन मुझे बताए कि इसकी जी नहीं, मैं अपना अक्स नहीं देख रहा। मुझे पता है अतर के मुझे कैपेसिटी पता है, अतर की मुझे पता है कैपेबिलिटीज कितनी है। वो बहुत एक मजा हुआ इस पे भी एक कमीशन तश्कील देते हैं कि आपको कैसे पता। लेकिन अतर की तरफ चलते हैं ना राना साहब, आपने इतना नहीं, इसने फिर फ्लाइट क्यों मिस की? जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो मिस क्यों की इसने? चले अतर क्यों की? वहाँ पे ज्यादा अरसा क्यों रुका हुआ? आप ये तो बताएंगे, ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब मुज़ाकरात की ट्रेन मिस कर चुके हैं? फ्लाइट तो मिस करने का आप बताएंगे। देखिए ना तो मैंने कोई फ्लाइट ली है ना मिस की है। सारी कौम को पता है कि वो मौलाना साहब के तर्जुमान ने खुद ही बताया कि वो गए थे थाईलैंड गए हुए और शायद काम करके थक गए, तो उनके तर्जुमान ने कहा कि कुछ दिन आराम के लिए गए। उनका हक है, पाकिस्तान के फ्री सिटीजन है, उनको आइन कानून इजाजत देता है। दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में अगर उनके पास वीजा है तो जाए, उसमें हमें तो कोई एतराज नहीं। दूसरी बात जो आपने पहले जो फैसल वाडा साहब ने बात की कि मुज़ाकरात की चाबी जो है वो कुएं में फेंक दी गई है और दीगर भी बातें हुई। मसला ये है कि ये लोग समझते हैं कि पूरी आवाम जो 22 करोड़ है वो कुएं के मेंढक हैं। ठीक है कि नहीं? ये कुएं में के मेंढक हैं और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि चाबी क्या हो रही है, क्या चल रहा है, किसको चाबी दी जा रही है, किसकी क्या हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त जो हालात हैं, जो ये हुकूमत जो है जो दावे कर रही है, उसके तो बिल्कुल बरअक्स हैं। ये जो मर्जी कहते रहे कि जनाब हम ये नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन क्या इस वक्त इनके पास इतनी अवामी सपोर्ट है कि ये लोग अगर इंतखाबात में जाएंगे तो ये कोई, जिस तरह आज कायरा साहब ने फरमाया कि जी बिलावल वजीर आजम बन जाएंगे? कैसे वजीर आजम बन जाएंगे? उस कुएं के अंदर जो मेंढक हैं वो उनको वजीर आजम बना देंगे? मतलब आपके KPK में आपकी कितनी सीटें हैं, पंजाब में आपकी कितनी सीटें? तो ये सारी चीजें देखें यहाँ पे अब जो है ना सबका, एक तो पहले जो ये कहा जाता है ना जी मुज़ाकरात के जरिए कोई चीज हल की जाए, ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्यों मुज़ाकरात किए जाए आयशा? आपके मुल्क में आइन नहीं है? 50 साल पहले वो जो बुजुर्गों ने बैठ के आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था कि इसके मुताबिक आपने चलना है। अब रोज आप एक घर चला रहे हो और रोज उसके अंदर खाना पकाने से पहले, रोटी पकाने से पहले, पानी पीने से पहले मुज़ाकरात करने शुरू हो जाए फैमिली? नहीं, एक रूटीन होती है, उस रूटीन के मुताबिक आप चलते हैं। और इसी तरह जो कौमें चलती हैं, मुल्क चलते हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, वो मुज़ाकरात से नहीं चलते। मुज़ाकरात किस चीज की? भाई आपके पास आइन है, उसके मुताबिक आप चलें, जिसको अवाम इलेक्ट करेगी वो आ जाएगा। तो ये वैसे मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, जरूर हो बातचीत, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मंतक और तुक नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि हर हालत में मुज़ाकरात हो, नहीं, आपके पास आइन है। खान साहब ने अब अगर अपना एहतजाज करना है तो आइन और कानून के दायरे में रह के करें उनके सपोर्टर्स। इसी तरह जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो आइन और कानून के दायरे में रह के हुकूमत करें, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा वैसे अतर, जैसे आपने चाबी की बात की, चाबी भरी जा रही है, सब देख रहे हैं, आवाम जानते हैं, सब समझते हैं, शऊर काफ़ी है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा क्यों नहीं हो पा रहे और परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे? अब देखें, अब टू बी ऑनेस्ट जिस तरह परवेज इलाही साहब के घर पे छापा पड़ा, अब ये इस वक्त तो ये जो है कहना जो है ना टू बी ऑनेस्ट मुनासिब नहीं होगा कि कोई शख्स जो है वो उसको कहीं से सपोर्ट हासिल है और इस वजह से वो पकड़ा नहीं जा रहा है। इस वक्त तो हर कोई जेर अताब है, शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं या आपके परवेज इलाही साहब हो जाएं, अगर कोई बचा है गिरफ्तारी से तो मेरे ख्याल में हमें उसको पकड़वाने के बजाय इन मामलों को हल करने की तरफ की जा रही हैं। और आपको जब नजर आ रहा हो कि बाकी तरफ क्या डिस्प्ले है तो आपको यकीन हो जाता है कि वो भी फिर अरेस्ट हो सकते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने बाद क़यादत सौंपना इंस्टेड ऑफ परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही साहब प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो उनको नहीं सौंपी गई। हालांकि मुश्किल वक्त में बाकी सब छोड़ के जा रहे हैं, परवेज इलाही साहब खड़े हैं, मुनीस इलाही साहब बार बार इस इयादा कर रहे हैं कि हम साथ रहेंगे। देखिए प्रेसिडेंट तो यहाँ पे ममनून हुसैन साहब भी थे पाकिस्तान के। देखिए प्रेसिडेंट पार्टियों का वैसे जो है अलामती होता है, कह रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो है ना वो अलामती उनकी पोस्ट है, उनकी जो है टू बी ऑनेस्ट उनका वोटर सपोर्टर जो है खान साहब का, वो उस तरीके से उनको नहीं मानेगा। लेकिन ऑब्वियसली वो अब एक जमात के अंदर उनका ओहदा है, पर ये जमात का अपना फैसला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक अरसा दराज से जमात के साथ हैं तो वो मामलात को संभालेंगे। लेकिन परवेज इलाही साहब का भी अपना इंपॉर्टेंट किरदार होगा, लाइक किसी भी जमात की तरफ।
ठीक है, चलें अभी अबू सर जो मीनवाइल पंजाब में एक नया जो ग्रुप नुमादार हो रहा है वो जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, उनसे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पार्टी नई तश्कील दी जाएगी प्रेशर ग्रुप के बजाय। आप क्या समझते हैं किसको हिट करेगी, किसका वोट बैंक मुतासर हो सकता है, डेंट पड़ सकता है इस पार्टी से? देखें, यहाँ से अलीम खान साहब भी जब इलेक्शन लड़े हैं तो वो जब जीते भी थे तो वो वोट सारा वही था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, और टू बी प्रिसाइज वो इमरान खान साहब का वोट था। और जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की बात है, देखें वो अपने हल्के से 2 दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं, उनका बेटा भी हार चुका है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से पीटीआई से अगर कोई अनलेस साउथ में कोई जा रहा है जिसका अपना वोट बैंक ही है तो उससे तो शायद हो जाए, कोई थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। लेकिन शहरी इलाके हैं जो खासकर सेंट्रल पंजाब है, वहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ तो वोट जो है इमरान खान साहब का है। तो मेरे ख्याल से अगर कल को इलेक्शन होना है तो वो मुकाबला फिर PMLN और तहरीक इंसाफ का ही होगा। ये शायद बीच में कोई आपको पता नहीं है, शायद PMLN की सीटें ही चली जाएं, तो यू नेवर नो। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इनको इस तरह आप उनको अगर बढ़ा के पेश करें, जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब, ये कोई इतने बड़े लीडर नहीं है कि कोई पार्टी लीड करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की शक्ल ही चेंज कर दें। तो आई डोंट थिंक मुझे इनका इतना कोई खास फ्यूचर नज़र आता है। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से जो एक पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है लीडर्स की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के, हम देखेंगे कि क्या ऑप्शंस दे रहे हैं, वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? जब नाकाम हो जाए तो फिर क्या यहाँ मुज़ाकरात करते हैं? वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? उनसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। वादा करें आइंदा ऐसा नहीं होगा सर आपको? देखिए, इसमें मैं इनको बताऊं, इनकी जो बेसिक मिस्टेक जो कर रही है PMLN की सारी लीडरशिप, ये पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको अपने बयानी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस विल नॉट वर्क। मतलब कि अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इट्स फाइटिंग अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस, या वो आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने कोई गलत बात की, दिस विल नॉट वर्क। Their performance will be judged by the masses कि इन्होंने इकोनॉमी की क्या सिचुएशन रखी है। इस तरह बयानिया नहीं बनना। ये पीछे भी कोशिश की गई, आपके माजी पूरा इससे भरा पड़ा है। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो वोट पढ़ना है वो इस वजह से पढ़ना है कि आपने अब तो करीबन 1.5 साल तो हो जाएंगे, 1.5 साल हुकूमत की अगर इलेक्शन टाइम पे हो गया नेशनल असम्बली का, आपने जो इकोनॉमी पकड़ी थी उसके बाद इकोनॉमी की सिचुएशन उस वक्त क्या थी और इस वक्त क्या थी। आपने 6 महीने मिफ्ता इस्माइल साहब को लेके आए, फिर 6 महीने बाद इसाक डार साहब आए, एक ब्लंडर हुआ, उन्होंने पहले किया या इन्होंने किया, दोनों में से किसी एक ने तो किया है। IMF आप पैसे नहीं उसको कर सके, IMF फिर आप अपने फ्रेंड से पैसे नहीं ले सके, पाकिस्तान का डॉलर 350 पे होगा जब आप गवर्नमेंट छोड़ेंगे। इस वजह से दिस बयानिया विल नॉट वर्क। अब पीछे ना छुपे आर्म फोर्सेस के, अपनी परफॉर्मेंस बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। बिल्कुल, आपका रिपोर्ट कार्ड अवाम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि इमरान खान साहब की पोजीशन क्या है। बहरहाल इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो सरप्राइज देंगे जो उन्होंने फेंका है, और वो ये भी वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि फौज से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। तो मजम्मत करने में या माजरत करने में और माफ़ी मांगने में, नदामत का इजहार करने में शायद आर उन्हें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है उनके पेश नज़र कुछ और हो। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो जिस इशू को टच कर लिया अबू ज़र ने, दैट इज़ अबाउट बजट, आने वाले इकोनॉमी के हालात, अब करीब है मंजिल, उस पर बात करें। वेलकम बैक टू द शो। आज आपने इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना, उनको झुंझलाए हुए देखा, उसका हवाला भी अतर काज़मी साहब ने दे दिया है, और वो जिस अंदाज में रिपोर्टर को जवाब दे रहे हैं, शायद उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है, और आगे बजट भी आ रहा है, इसमें शहबाज शरीफ साहब की हिदायत भी है कि आवाम को रिलीफ देना है मैक्सिमम, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं सरमायाकार कि शायद ये बिजनेस फ्रेंडली बजट हो सकता है। कहाँ राना साहब आपको मार्जिन लगता है? इससे पहले तो अज़राए मजाक हमारे शो में ये बात हो चुकी है कि किस तरह से रिलीफ मुमकिन है, लेकिन क्या ये बजट IMF बाउंड होगा या IMF के बगैर होगा? क्या ये सस्टेनेबल होगा उसके, या मुमकिन तौर पर आखिरी बजट हो सकता है इस हुकूमत का? राना साहब देखिए, आखिरी बजट है या नहीं है ये तो बजट के बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की वो तो इतनी पैथेटिक है, आई वुड से, कि उसमें मासेस को तो ऐसा सच कोई रिलीफ नहीं मिला। आप ये कह दें कि जी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हम, और ये दिस इज़ द सक्सेस, और ये गेज कर रहे हैं आप इस तरीके से, आप ये आपकी इस तरीके से आप गेज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को कि जनाब हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। सो दैट इज़ नॉट इनफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप मासेस को क्या रिलीफ देंगे। आप 100 रुपया अगर कम कर देंगे पेट्रोल की प्राइस तो हाँ फिर समझ आती है। अगर आप कोई इस तरह डॉलर जो है कोई 101 रुपया नीचे ले आएंगे समझ आती है। आप LCs पे थोड़ा सा एटीज हो जाएंगे,
एलसी जो है वो अगर आपकी अच्छी खुलनी शुरू हो जाएंगी, या आपका यहाँ पे पहिया जो है जो इकॉनमी का है वो चलना शुरू हो जाएगा, समझ आती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, यूटिलिटीज़ के बिल्स आपके जनाब कम हो जाते हैं, लोगों को चले 50% रिलीफ मिल जाता है, फिर समझ आती है। अदर देन दैट आपको कहें कि जी 5-10 रुपए ऊपर नीचे कर दिए और उसमें हम रिलीफ दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट विल मेक अ डिफरेंस। वो एक डिफरेंस नहीं मेक करेगा, उसमें कोई एज सच कोई साय ऑफ रिलीफ नहीं मिलेगा मासेस को। सो बेसिकली दे विल हैव टू पुट द स्टेप डाउन और दे विल हैव टू डिलीवर। और अगर इस वक्त डिलीवर नहीं करेंगे तो मे बी इन कोर्ट्स, मे बी देयर आर इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर इन लाइक अक्टूबर नवंबर प्रोबेबली। सो वो उसमें अगर आज रिलीफ नहीं देंगे तो फिर आपको मजीद प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी व्हेन यू हिट द इलेक्शंस। सो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी। वो एक अलग बात है कि हर महीने ही यहाँ पे बजट आता है, हर महीने नया बजट आ जाता है यहाँ पे, लेकिन देन अगेन आप अगर रिलीफ नहीं देंगे, लाइक सब्सटैंशियल रिलीफ जिसके वाकई को मासेस को डिफरेंस महसूस हो, उस वक्त तक मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी। मे बी आपको 1.3 बिलियन जो है IMF से मिल जाए, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जॉइंट फैसला हो चुका है, जितने डोनर्स और लेंडर्स हैं उनसे एक जॉइंट फैसला हो चुका है कि जनाब अगर हम देंगे पैसे देंगे पाकिस्तान को, लेंड करेंगे या डोनेट करेंगे, जैसे भी करेंगे, उसमें हम जॉइंटली सब करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी करेगा, उसमें जनाब वर्ल्ड बैंक भी करेगा और उसमें जनाब IMF भी करेगा। जॉइंटली हम पैसे जो है पाकिस्तान को देंगे। ये नहीं हो सकता कि एक दे और दूसरा ना दे, तीसरा ना दे, चौथा ना दे। अभी तक एज ऑफ नाउ एज वी टॉक, सो अभी तक तो ये डिसीजन है। कल इस डिसीजन में चेंजेस आती हैं नहीं आती है, आई डोंट नो, बट मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट। बट देन अगेन वो कहाँ गया रिलीफ जब डार साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं हमारे, उनसे उनकी मौजूदगी में जो 9-10 बिजनेस टाइकून मिले थे आज से कई माह पहले, और वहां पे डार साहब ने कहा था कि 3-4 रोज के अंदर अंदर IMF हमें रिलीफ दे देगा एंड बाय जून मैं इतने बिलियन लेके आ जाऊंगा। वेयर इज दैट स्टेटमेंट? हैज इट गॉन इन द एयर और व्हाट? वो कहां गई वो स्टेटमेंट? वो उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो वो बिजनेस टाइकून्स थे, हमारे चीफ ने वहां पे एक कोशिश की थी, ट्रस्ट डेफिसिट जो बढ़ता जा रहा था बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी मौजूदगी वहां पे रखी, अपने आप को वहां पे मौजूद रखा, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ नहीं हुआ। सो वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। मियर स्टेटमेंट्स विल नॉट वर्क. Right. Just mere statements are not going to work this time. It has to be something realistic and बहुत substantial किस्म का। यहाँ पे रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा, it's going to be a situation. Very right. And situation for PDM. बिल्कुल सही। आपने भी अबूजर सी बात की कि ये अवाम ये देख के फैसला करेंगी कि इन्होंने परफॉर्म कैसे किया, और वो भी इकोनॉमी के एंड पे। अतर इसमें रूमर्स ये हैं कि कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ साहब को कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इलेक्शंस का ऐलान कर दें, इमरान खान साहब कमजोर तरीन है, अच्छा बजट दें, खुशनुमा बजट दें और उसके बाद हुकूमत छोड़ दें। अगस्त में वैसे ही टेन्योर पूरा हो रहा है। सो आपके ख्याल में, जैसे इमरान खान साहब ने जब उन्हें पता चल गया कि अदम एतमाद तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो उन्होंने भी एक ऐसे ऐलानात किया IMF डील को जिससे नुकसान पहुंचा, ये हुकूमत भी ऐसे कोई इकदाम कर सकती है कि बजट पेश करे और उसके बाद ये हुकूमत छोड़ दें? वो अक्टूबर के बाद आना चाहते हैं। देखिए, इनको सबको सोचना पड़ेगा, चाहे खान साहब हों या मौजूदा हुकूमत वाले हों, क्या ये अपनी सियासत के लिए मुल्क की मईशत को इस तरह दाव पे लगाएंगे कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत की हालत है, रिलीफ किस तरह मिलेगा? आपके पास पैसा है, रिलीफ तो आप पैसे से देंगे ना, पैसा तो है नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपकी आमदन ज्यादा हो गई है, आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो रिलीफ किस तरह मिलेगा? ये कमजोर है तो वो चले जाएं, वो कमजोर है तो वो आ जाएं, खान साहब देखते हैं कि वो कमजोर है तो मैं इधर आ जाऊं, ये देखते हैं कि खान साहब कमजोर है तो हम उधर चले जाएं। इस सारे अमल में क्या पाकिस्तान मजबूत हो रहा है? इस एक बरस के दौरान ये जो सियासतदानों की आपस की कशमकश है, इसमें कोई शख्स कह सकता है कि पाकिस्तान मजबूत हुआ है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई है? इनको अपनी सियासत से थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा ना कि किस तरफ हम चीजों को लेके जा रहे हैं। कब तक आपको दीगर लोग सहारा देते रहेंगे, दीगर ममालिक में जाके आपके लिए पैसा इकट्ठे करते रहेंगे, जिनका ये काम नहीं है वो फिर भी आपकी मदद करते हैं? तो सियासतदानों को भी सोचने की जरूरत है ना। अब डार साहब की पॉलिसीज यहाँ पे नाकाम हुई हैं,
एक बरस के अंदर जो इस हुकूमत की पॉलिसी थी, ये सिर्फ डार साहब की पॉलिसी नहीं, ये पूरे ये जो सियासी इत्तेहाद है इसकी पॉलिसीज हैं। डार साहब कोई आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर रहे, काबीना होती है, सारी वहां पे चीजें डिस्कस होती हैं। इससे पहले मिफ्ता साहब थे। तो ये इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी है, क्या उसके अंदर पाकिस्तान में कोई हमें बेहतरी नजर आई? मुझे तो वो बेहतरी नजर नहीं आई है। तो इन सबको सोचने की जरूरत है। खान साहब के दौर में भी कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी। जो महंगाई की हालत थी, महंगाई मकाओ जो मार्च होता था वो इसीलिए होता था। इसी वजह से उस वक्त नून लीग का टिकट लोग लेने के लिए दौड़ते थे कि इतनी महंगाई हो चुकी थी। लेकिन कभी अवाम ने सोचा था कि आगे जाके ये हालात होंगे? तो इन सबको सोचने की जरूरत है। वक्ती अपने फायदे को खुदारा पीछे रखें और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उससे मत खेलें। हाँ, सियासत अपनी अपनी आप जरूर करें। ठीक है। ये बजट फैसला कौन, सॉरी अबू ज़र माजरत जुन्नत साहब, वक्त बहुत कम है, ये बजट फैसला कौन हो सकता है इस हुकूमत के लिए आखिरी कील? देखो मैं खाली आखिरी कील होगा इनके लिए, क्योंकि बजट जो है ना ये रिलीफ दे देंगे, कैसे दे देंगे, कैसे होगा। देखो बजट की हालत क्या हुई, आपका बजट श्रिंक कर गया हुआ है और आपके बजट की जो आपकी इकोनॉमी की बेस है, जो पहले बहुत नैरो थी और श्रिंक कर गई हुई है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत नीचे चली गई हुई है, एग्रीकल्चर डाउन हो गया हुआ है। इस सारे को रिवाइव करने के लिए अगर आप इसमें इंसेंटिव देंगे बजट में, उसको टाइम लगेगा आने के लिए। उसके लिए अगर उतना देर इंतजार कर सकते फिर तो ठीक है, वरना जो मर्जी कर लें, ये एक एलिमेंट जो है पीडीएम की हुकूमत का जो है ये इनके गले पड़ा हुआ है। इससे कैसे निकलेंगे? डार साहब, एक तो दो चीज़ें अतर साहब की मुझे इतराज़ है, एक तो सोचना और एक पॉलिसी, दोनों ब्लास्फेमस हैं। देखें प्रॉब्लम ये, दे आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अगर प्रो अवाम सोच लें बजट देते हैं जिसमें हर चीज़ कम करेंगे तो उधर से पैसे नहीं आएंगे। तो अगर इधर से पैसे लेने हैं तो फिर हर चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से दे डोंट नो व्हाट टू डू। और ये शायद बचना भी हम आए क्यों? मैंने गलत तो नहीं कहा था ना जी। बिल्कुल बिल्कुल जी अतर। नहीं, वो मैंने इसलिए कहा कि डार साहब की तो आई नहीं माल रहे। राना साहब ने आज इंग्लिश में तज्जिया दी है, शायद इन्हीं की सुन लें। ठीक है, चले इसी तरह हंस हंस के हम गलत करते रहेंगे। देखते हैं आगे कुआं पीछे खाई, जून का महीना कैसे गुजरता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।